नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए, जो परसों पूरी बात नहीं हो पाई थी, कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से इतर अकेले जाना चाहिए या लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी को अपने अपनी कॉस्ट पे उसको चलाते रहना चाहिए। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है और उसमें उसकी जो हेडिंग है, इंडिया ब्लॉक पार्टीज विद आप, कांग्रेस इज रेडी टू स्टेप अप गेम इन दिल्ली। इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और इस तरह की बातें दो तीन लोगों ने कही। सबसे पहले ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन की लीडरशिप मुझे दे दीजिए, मैं इसको बढ़िया से चला के दिखा दूंगी। फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दूंगा, मेरे साथ सब लोग रहेंगे। मैं आज आपको टेबल के साथ बात करूंगा जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कहाँ क्या है। ममता बनर्जी क्या इंडिया गठबंधन लोकसभा इलेक्शन लड़ी थी साथ में? ईमानदारी से बताइए। वेस्ट बंगाल उनकी स्टेट थी, उन्होंने क्या कोई सीट शेयर की थी इंडिया गठबंधन के किसी उसके साथ? तो अब वो ये आके बता रही हैं कि किसको क्या करना चाहिए। आपने अपनी स्टेट में तो एक सीट भी नहीं दी थी, अपने दोस्त केजरीवाल जी को नहीं दी, अपने दोस्त अखिलेश यादव को नहीं दी, किसी को दिया नहीं। उधर आइए अरविंद केजरीवाल साहब के साथ। अरविंद केजरीवाल साहब, आपने तो इलेक्शन आमने सामने लड़ा था कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन में आपको हरियाणा में सीट दी और दिल्ली में, जहां पे 7 में से 2019 इलेक्शन में कांग्रेस 7 में से 5 जगह सेकंड थी, आप 2 ही जगह सेकंड थे। आपका परफॉर्मेंस खराब था लोकसभा 2019 में। आपको 4 सीट दी कांग्रेस ने और खुद 3 सीट पर लड़ी। तो क्या आप साथ थे? पंजाब में तो आमने सामने आप लड़े। तो ये दोनों पार्टीज इंडिया ब्लॉक में, कुछ ये कहना कि नहीं ये लोग थे, बिल्कुल नहीं थे। अब आइए अखिलेश यादव जी की बात। अखिलेश यादव जी की बात करना इसलिए आसान है कि जरूरी है, आसान से ज्यादा जरूरी, और दो लोगों की, अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी की। अखिलेश यादव जी ने सब कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की, बहुत अच्छे टिकट बांटे, बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़े। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या इस इलेक्शन लड़ने से जो आप साथ साथ आए, आप और कांग्रेस, तो कांग्रेस ने सारा फायदा उठाया या कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिला? आपको इससे कोई फायदा नहीं मिला। पूछ के देखिएगा कभी। मैं उसमें ज्यादा नहीं कह रहा हूं क्योंकि लोगों के ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन खुद पूछ लीजिएगा। लेकिन अखिलेश जी, जब एक मुद्दे की बात आई, जब देश को ऐसा लगा कि आप उसके साथ खड़े होंगे, आपके पिताजी, मैं कहूँगा एक समाजवादी, जीवन भर उनका संघर्ष रहा, लास्ट के दिनों को छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे समाजवाद की बात करते थे। पार्लियामेंट जो अभी ये विंटर सेशन चला, आपने क्या किया? आप अडानी जी के साथ खड़े हुए नजर आए ना। इसमें तो कोई गलतफहमी किसी को होनी नहीं चाहिए। आप खुल के अडानी जी के कहने पे आपने इंडिया गठबंधन से बाहर निकल के आपने कहा सेशन चलाओ, याद है? तो मेरे हिसाब से अडानी जी की बात पे अगर कोई इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस में भी अकेले रह जाएं तो सारी कांग्रेस चली जाए तब भी वो नहीं है। और कुछ मेरे कुछ साथी पत्रकार और कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को इसलिए तवज्जो देते हैं क्योंकि वो अडानी जैसे व्यक्ति, जिसकी वजह से इस पूरे देश को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अडानी के मुद्दे पे तो आप हैं नहीं साथ, क्यों आपके साथ रहे? अब जरा मुद्दों की भी बात कर लें। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो आरएसएस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आप तो बड़े पापा को चिट्ठी लिख रहे हैं, आप अपनी ग्रीवांस ले जाके आरएसएस में सॉल्व कराने के चक्कर में हैं। तो विचारधारा में कैसे मान लें कि आप बात कर रहे हैं वही सॉफ्ट हिंदुत्व की? कैसे मान लें कि आप देश की उस सेक्युलर वैल्यूज के लिए खड़े हुए हैं? विचारधारा में तो आप भी आरएसएस के साथ साथ चले गए। और आज सारी लड़ाई पूरे देश में, जो आरएसएस जिस विचारधारा से प्रभावित है और जिसको इस देश में स्टैब्लिश करना चाहती है, उससे है। तो विचारधारा के रूप में आप, ये 3 पार्टीज हैं, चौथी पार्टी मुझे बताइए। अब स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के उसमें क्या कहा जा रहा है?
उद्धव ठाकरे का कहना है कि दिल्ली में सबसे सक्षम आम आदमी पार्टी है। अरे भाई, आप बिल्कुल सक्षम हैं। 70 में 62 सीट अगर आपकी हैं तो आप ही सक्षम हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो उसको तो आप बिल्कुल सक्षम है। वहां के लिए अगर कोई कहे कि कोई और सक्षम है, बिहार में आरजेडी सबसे ज्यादा सक्षम है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा सक्षम है, इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं। एक दूसरा प्रकार है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो इसमें जो पेपर रिपोर्ट कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन अलायंस था ये केवल लोकसभा के लिए था। तो तेजस्वी यादव क्या विधानसभा बिना कांग्रेस के लड़ने जा रहे हैं? आपको कहीं ऐसी इंडिकेशन मिला है? तो ये तोड़ मरोड़ के अब उमर अब्दुल्ला को कहा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाई इलेक्शन हो जाए दिल्ली का, उसके बाद हम लोग सब लोग बैठे, क्योंकि ये तय कर लिया जाए कि ये इंडिया गठबंधन केवल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है या विधानसभाओं के लिए है। उनका कहना ये इस तरह की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, लेकिन ये सारे लोग कांग्रेस को डंप कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े हो गए हैं, ये थोड़ी बचकानी बात है। अब मैं जरा कांग्रेस की बात पे आ जाऊं। कांग्रेस को देर सवेर आज करे, 2 साल बाद करे, 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाने की पेशकश करनी पड़ेगी। पा पाएगी कि नहीं पा पाएगी ये मैं नहीं जानता हूं। मैं 4 चार्ट आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूं और आज 2-3 चार्ट के माध्यम से बात करूंगा। जो पहला ये टेबल ए है, ये वो 16 स्टेट हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। अंडमान, अरुणाचल, और जब मैं फिर से एक डिस्क्लेमर कर दूं, देश के केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट को फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की दृष्टि से ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैं 36 बोलता हूँ। वो 36 का भी मैं स्टेट बोल दूंगा तो ये कोई मेरी जबान ना पकड़े कि वो तो केंद्र शासित प्रदेश, आपने स्टेट बोला, गलत। 36 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों हैं। तो उस 36 में 16 जगह, अंडमान, अरुणाचल, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, डायरेक्ट लड़ाई है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। अब 6 ऐसी स्टेट हैं जहां पे गठबंधन है। मैं कांग्रेस, ये सारी बात मैं कांग्रेस के रेफरेंस से कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस अगर अच्छा नहीं करेगी तो विपक्ष का कुछ हो जाए वो चैलेंज नहीं कर सकता है बीजेपी को। महाराष्ट्र में गठबंधन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमिलनाडु में गठबंधन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, बिहार में गठबंधन है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन है और झारखंड में गठबंधन। ये 6 स्टेट में इंडिया अलायंस का गठबंधन है और जहां वो रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है। अब एक टेबल सी भी है जहां पे बीजेपी है ही नहीं इन 5 स्टेट में। ये ध्यान रखिएगा, बीजेपी इज एब्सेंट इन दीज 5 स्टेट्स। ना पहले नंबर, ना दूसरे नंबर, ना तीसरे नंबर, ना चौथे नंबर, ना कहीं है ही नहीं। लक्षद्वीप में बीजेपी नहीं, मिजोरम में नहीं, मेघालय में नहीं, नागालैंड में नहीं और केरल में नहीं। एक एमपी जीते हैं लेकिन केरल में लेफ्ट और कांग्रेस का ही चलता है, तो इसलिए वो ना के बराबर है। अब आ जाइए अदर स्टेट्स, तो 16 + 6 + 5 27। अब जो 9 स्टेट हैं, मणिपुर में कांग्रेस और मणिपुर की पार्टीज हो सकती हैं, बीजेपी वहां अब नहीं रह गई है। उड़ीसा कांग्रेस नहीं है, बीजेपी और बीजेडी है। पंजाब बीजेपी नहीं है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल। सिक्किम न कांग्रेस न बीजेपी। त्रिपुरा बीजेपी और लेफ्ट, कांग्रेस 3rd नंबर पे है। वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस यहां नहीं है। आंध्र प्रदेश न, मेरे हिसाब से ना कांग्रेस ना बीजेपी, लेकिन अगर चूंकि गठबंधन में लड़ी थी, सीटें मिल गई थी तो यहां आप कह सकते हैं, लेकिन यहां पे तेलुगु देशम। दिल्ली कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एज ऑन डेट। लद्दाख बीजेपी का अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें कहीं कुछ नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंट जीते। खैर, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए आपसे कही कि इस नज़रिए से अब आप देखेंगे तो डायरेक्ट फाइट हो रही है बीजेपी और कांग्रेस की 16 स्टेट में। इन 16 स्टेट में कुल
एमपी की सीट जो मैंने लिख रखा आप देख लीजिएगा 178 है। कांग्रेस इस 178 में 38 सीटें जीती है। आउट ऑफ 178 कांग्रेस 38 सीट्स जीती है। अब आप 25% से कम कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है जब वो डायरेक्ट बीजेपी से लड़ रही है, खराब परफॉर्मेंस है। अलायंस में जब कांग्रेस गई है, महाराष्ट्र में वो अपने आप लड़ सकती है, तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ है, उत्तर प्रदेश में वो अपने आप लड़ने की बात कर रही है, बिहार में मतलब कुछ लोगों का कहना है कि मेरे हिसाब से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं टूटेगा और झारखंड में नहीं टूटेगा। लेकिन ये भी देख लीजिए कि जो अलायंस की बात हो रही है उसमें 6 स्टेट में 226 एमपी की सीटें हैं। कांग्रेस आज की तारीख में उस 226 में मात्र 13 सीट पे है, 33 सीट पे, माफ कीजिए, सिर्फ 33। महाराष्ट्र में 13, तमिलनाडु में 9, उत्तर प्रदेश में 6। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिहार में 3 और झारखंड में 2। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस को इन 226, अब ये 226 सीटें यहाँ हो गई, 178 सीटें डायरेक्ट हो गई, कुल 404 सीटें हो गई। कांग्रेस को अगर रेकनिंग में रहना है, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि कांग्रेस जिस दिन 150 सीट ले आएगी उस दिन कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। कांग्रेस को 272 नहीं, कांग्रेस के साथ बहुत से एलाइज आने को तैयार हो जाएंगे। हाँ, बीजेपी को 200 से नीचे लाना होगा, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा सीट की बात नहीं है। अब कैसे आएंगे? 404 में अगर कांग्रेस 35% सीटें भी नहीं ला सकती है तो कांग्रेस को भूल जाना चाहिए कि वो किसी ऑल्टरनेटिव के रूप में काम कर रही है। देन कांग्रेस इज नो ऑल्टरनेटिव। आपको पास परसेंटेज तो लाना ही होगा ना। 404 में अगर आप 35 की बात कर लें, बहुत मतलब एक क्विक कैलकुलेशन, 141 सीटें। अगर आप 141 सीटें इन 404 में नहीं ला रहे हैं तो कांग्रेस मस्ट फॉरगेट कि दे आर सीरियस। अब कैसे आएंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर अखिलेश यादव जी मन बनाते हैं कि नहीं कांग्रेस इज अ लाइबिलिटी, बिल्कुल आपको अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। 2027 का इलेक्शन आपको अकेले लड़ना चाहिए क्योंकि आपके पास समय है। अभी रीजनल पार्टीज आर अंडर प्रेशर, कांग्रेस इज नॉट अंडर प्रेशर। बिहार में आरजेडी इज अंडर प्रेशर, सरकार आरजेडी की बननी है, मुख्यमंत्री आरजेडी का बनेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो अगर उसको जरा भोंडे शब्द में कहें, गर्ज किसकी है? पद तो आपको मिलेगा ना। आप प्रधानमंत्री बनने का सपना कोई भी देख ले, लेकिन अभी तो बात मुख्यमंत्री की ही है। तो मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ही अकेले लड़ने की बात करती है 2027, मैं एक और आंकड़ा दे दूं, दिल्ली में जो अभी जहां को लेके सारी हाय तौबा मच रही है, मैं एक चार्ट और अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन दिल्ली में जहां लेके सबसे ज्यादा हाय तौबा मच रही है, 2008 में जब शीला दीक्षित मतलब उसके बाद नहीं जीती थी, 2012-13 का इलेक्शन नहीं जीती थी, 2008 में जब कांग्रेस आखिरी बार सरकार बनाई थी शीला दीक्षित के नेतृत्व में, तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज था 40.31, 40% से ऊपर। 2013 में जब कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, अन्ना हजारे का आंदोलन, आम आदमी पार्टी, ये सब, वो उस समय कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिर के हो गया था 24.55, 24.55। 2015 में जब इलेक्शन लड़ा तो हो गया था 9%, और 2020 में जो इलेक्शन लड़ा 4.2%। कांग्रेस को अगर सरवाइव करना है, कांग्रेस को अगर एक सशक्त ऑल्टरनेटिव के रूप में देश के सामने पेश करना है, तो वो 4.2% वोट परसेंटेज से नहीं चलेगा। कांग्रेस को 70 सीटें लड़नी पड़ेंगी, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, और चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, आपको अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस लाने के लिए उपक्रम करना होगा। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि दिमाग में बहुत से नैरेटिव बन के ये मान लिया जाता है कि अरे बीजेपी को कौन हराएगा, अरे बीजेपी को कौन करेगा।
एक चार्ट और है, ये वो ABCD हो गया था, अब E वाला चार्ट देख लीजिए। एक तरफ सारी स्टेट लगी हुई हैं 36, और एक तरफ लगा हुआ है कहां से कितने MP आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के। पहले बीजेपी की बात कर लें। बीजेपी के 25 जगहों से 240 MP आ रहे हैं। बीजेपी 11 स्टेट में नदारद है, 0 MP उसके जीते हैं। सेकंड है कि नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बीजेपी के जो MPs आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल 25 स्टेट, और इसका मतलब क्या हुआ, करीब 66% ही जगहों पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1/3 जगहों पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है बीजेपी का इन पार्लियामेंट। कांग्रेस 99 है MP, आ कितनी सी स्टेट से रहे हैं, 22। कोई ये नहीं कि बीजेपी 25 में है तो ये 10 में है, 22, 3 स्टेट में सिर्फ कम है। ये मैं इसलिए इस टेबल को आपके सामने रखा हूं कि आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही बीजेपी है। कांग्रेस को अपनी जमीन को पहचानना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा, और उसके लिए यह आवश्यक है कि अगले 4 साढ़े 4 साल कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है, कांग्रेस असमानता की बात कर रही है, कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस अडानी की बात कर रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी बात संविधान बचाओ की बात कर रही है, इन सारे उस पे 0 टॉलरेंस के साथ मेरा ये मैनिफेस्टो है। आपको आना हो तो आप आइए, हम आपके साथ शेयर करने को, कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। आपको अगर अडानी जी से प्रेम है तो आप मेरे साथ कृपया मत आइए, मैं अकेले चलूंगा, क्योंकि पैसे का रोल बढ़ता जा रहा है और अडानी जी का रोल बढ़ता जाएगा आगे आने वाले इलेक्शंस में। RSS का रोल बढ़ता जाएगा। आपको अगर ये पसंद है कि नहीं वो नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो आप हमारे साथ मत आइए। देश की अर्थव्यवस्था, इस देश में नौकरी देने से, इस देश की GDP ठीक करने से, इस देश की मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करने से बढ़ेगी। लक्ष्मी गणेश की फोटो से देश की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक होगी। और अगर आप ये मानते तो आप मत आइए। हमारा ये घोषित वो है, आइएगा स्वागत है, सेक्रीफाइस भी करेंगे, सीटें भी देंगे। नहीं आइएगा तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। रास्ता कांग्रेस को आज तय करना है। एक अंतिम चलते चलते एक छोटी और बात, वो बात इसलिए कि मैंने शुरू में कहा था, और ये जो आपको टेबल E दिखाया था, उसमें एक चीज जान लीजिएगा कि कई जगह होता है कि कितना वो है, और कांग्रेस तो डिपेंडेंट थी। इन 99 सीटों में कांग्रेस 63 सीट में जहां डायरेक्ट लड़ रही थी वहां से 63 सीटें आई हैं। जहां पे पार्टनर के साथ है, अलायंस के साथ है, वहां से 36 सीटें आई हैं। कभी कभी इंप्रेशन होता है कि कांग्रेस पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कांग्रेस 63% अपने बल पे सीटें लाई है, 37% अपने पार्टनर के साथ मिलकर जब इलेक्शन लड़ी तो उसके लिए लाई है। अब एक तुलना और करना आवश्यक है। कांग्रेस की स्थिति है तो बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी क्यों जाके, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, क्यों जाके उल्टी हो के उनके साथ अलायंस करती है? वो इसलिए करती है कि बीजेपी की 240 सीटों में 158 सीट केवल आई हैं डायरेक्ट, बाकी 82 सीट, 82 सीट्स अपने जहां पे वो पार्टनर के साथ, अलायंस के साथ लड़ी है, तब 82 सीट्स ला पाई है। तो वो 65% सीटों पे अपने बूते पे लाई है। बाकी 82 सीट्स वो उन स्टेट से लाई है जहां पे वो अलायंस में है। तो वो 65% है, ये 63% है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं 22 स्टेट से कांग्रेस के MPs आ रहे हैं, 25 से इनके आ रहे हैं डायरेक्ट। 63% कांग्रेस, 65% ये, कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर का गेम ऐसा हो जाता है कि वो नंबर के गेम में एक नंबर से बहुत से लोग जीवन में जहां उनको पहुंचना होता है, कंपटीशन में एक नंबर है, एडमिशन नहीं मिला, एक नंबर से रह गए, एक नंबर से कंपटीशन में रह गए। तो नंबर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका एक नंबर कम था वो किसी दूसरे से मुकाबला करने लायक नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।